हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनाक्षी त्यागी और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू क्यूरियस जूनियर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जहां मैं ग्रेड 4 के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव वन शॉट सीरीज लेकर आई हूं, कहीं ना कहीं उनके फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। एंड दिस वन शॉट सीरीज, लेट मी टेल यू, इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली अगर आप बहुत ध्यान से हर एक चैप्टर को सुनेंगे, कवर करेंगे एंड ऑनेस्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि इस वन शॉट सीरीज में आज हम कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन विद प्लांट लाइफ, दैट इज द बेसिक्स ऑफ प्लांट्स। क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हर पार्ट का अपना इंडिविजुअल फंक्शन और रोल क्या है एक प्लांट की जिंदगी में, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देन वी विल लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ फोर्स एज वेल, कि फोर्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके से हमें काम आता है, कितने टाइप का होता है और इसके क्या क्या डिफरेंट इफेक्ट्स हमें अपने चारों तरफ देखने को मिलते हैं। Then we will also learn about light, which is again one of the most important natural phenomena जो हम अपनी daily basis पे encounter करते हैं, and it is because of this light that we are able to see the beautiful world that we have around ourselves. Along with that, once we are done with the learning of all these three chapters, हम एक cumulative क्विज क्वेश्चंस भी करेंगे जहां इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, राइट? सो एक बार थोड़ा और माइनर डिटेल में देख लेते हैं द मेजर सब टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर अंडर ईच चैप्टर, राइट? सो एज फार एज प्लांट्स आर कंसर्न, वी विल बिगिन विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्लांट्स इटसेल्फ, कि प्लांट्स होते क्या हैं एग्जैक्टली, ठीक है? देन द डिफरेंट पार्ट्स एज आई सेड, और इन्हीं पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कि इन पार्ट्स के भी क्या इंडिविजुअल फंक्शंस हैं, वो क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, टू हेल्प द प्लांट सर्वाइव इन अ बेटर मैनर। The different types of plants that are most commonly observed in our surroundings, right? उनके examples पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे विच इज फोर्स, जहां हम शुरू करेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स इटसेल्फ, जहां पे हम एक बेसिक डेफिनेशन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट? कुछ कंडीशंस जहां पे हम इस फोर्स को अप्लाई होते हुए देख पाते हैं विच आर वेरी नेसेसरी फॉर अस टू नो अबाउट, एंड इसका फॉर्मूला क्या है। सो वंस यू हैव अप्लाइड फोर्स, बहुत अच्छी बात है, आपने उसका इफेक्ट भी देखा, लेकिन आपने कितना अमाउंट अप्लाई किया ये भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए विद वेरी बेसिक फॉर्मूला दैट वी विल लर्न अबाउट फोर्स, राइट? जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई असर आपको देखने को मिला होगा। तो क्या क्या डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं, असर हो सकते हैं फोर्स के, the various different types of forces and on the basis of which we have actually divided the force into these different categories, ये भी पढ़ेंगे। Then we will move on to learning about that what do we understand by light, रोशनी क्या होती है, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे कि लाइट का क्या रोल है हमारी जिंदगी में, the various different sources of light, the various different objects around us, how do they interact with light, और उन्हें हमने फिर क्यों अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, किस बेसिस पे, एंड हाउ इज अ शैडो फॉर्म्ड, राइट? तो ये सारे हमारे मेन सब टॉपिक्स रहेंगे एज फार एज टुडे सेशन इज कंसर्न। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जहां हम शुरू करने वाले हैं अबाउट गेटिंग टू नो प्लांट्स विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्लांट्स इटसेल्फ, ठीक है? प्लांट्स एक वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा जो आप मान के चलिए विदाउट देम वी वुड हैव नेवर सर्वाइव्ड ऑन दिस अर्थ, राइट? बिना प्लांट्स का होना हमारे लिए सर्वाइवल होना ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? हम नहीं सर्वाइव कर सकते बिकॉज ईदर वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। सो दीज ग्रीन ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है? इसी के साथ साथ दे आर बेनिफिशियल टू बोथ एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स, डेफिनेटली। ऑलमोस्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जितने कि किसी और जानवर के लिए जो इन्हें डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, राइट? कई बार हम ये सोचते हैं दैट मैम हम प्लांट्स को जाके डियर और एलिफेंट्स और जिराफ्स की तरह डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं कर रहे, तो हमारे लिए इतने क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम जानेंगे हम जैसे आगे बढ़ेंगे, बट दे आर डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? So moving on to the next part, which is
पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो अगर आप एक प्लांट को देखें बेटा तो आपको उसका सिर्फ एक ही हिस्सा नजर आता है विच इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड विच कम्स अंडर द इंटायर कैटेगरी ऑफ शूट सिस्टम। बट देयर इज अ होल इंटायर वर्ल्ड बिलो द ग्राउंड जिसके बारे में हमें तब पता चलता है जब एक प्लांट को अपरूट किया जाता है, ठीक है, जहां पर बेसिकली फॉर्म होता है आपका द एंटायर रूट सिस्टम। और इस रूट सिस्टम में जो आपका मेजर कंपोनेंट है या मेजर पार्ट है प्लांट का वो है रूट्स, यानी कि उसकी जड़ें, ठीक है, जो कि आपकी अंडरग्राउंड पार्ट है। In most cases, definitely there are roots which you are able to see above the ground also. उन्हें हमने एक अलग नाम दिया है which is adventitious roots, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जिनके बारे में। बट अगर आप रूट्स को देखें, मेजरली जो रूट सिस्टम होता है वो एक अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का, आपको डायरेक्टली नहीं नजर आता ऑन अ डेली बेसिस, राइट। ऑन दी अदर हैंड वहीं अगर हम बात करें शूट सिस्टम की, तो बेटा शूट सिस्टम में अगर आप देखें the most important part being stem, in fact it forms the very foundation of the shoot system, क्योंकि इसी स्टेम पे बाकी सारे पार्ट्स जो शूट सिस्टम में आते हैं जैसे कि आपकी फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो इसी स्टेम पे बॉर्न होते हैं, राइट। इट इज द स्टेम विच बेयर्स ऑल ऑफ दीज पार्ट्स ऑन इटसेल्फ एंड सपोर्ट्स देम एंड हेल्प्स देम टू सर्वाइव एंड ग्रो इन अ प्रॉपर मैनर। तो जब भी हम पार्ट ऑफ अ प्लांट की बात करेंगे वी विल ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, द अंडरग्राउंड पार्ट फॉर्म बाय द रूट सिस्टम जिसमें रूट्स हैं, एंड द पार्ट विच इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड, द एंटायर पार्ट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज शूट सिस्टम, जिसके क्या क्या डिफरेंट फर्दर सब पार्ट्स हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो अब आगे चलते हुए हम इन्हीं सारे पार्ट्स को थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे और इनके इंडिविजुअल यूनिक फंक्शंस को समझेंगे कि किस तरीके से हर एक पार्ट अपना अपना यूनिक रोल निभा रहा है एक प्लांट की जिंदगी में। आप बिल्कुल इसी तरीके से रिलेट कीजिएगा कि जैसे आप अपना खुद का शरीर देखते हैं, our own human body, if you see, we have a lot of different parts, right? And each of those parts, be it the external parts that you're able to see or the internal organs, they are performing their own individual functions, and that is how as a whole we are able to survive as an organism, right? Same way goes for plants also. तो शुरू करते हुए रूट से, रूट्स के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, इट इज दी अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि आपको ये हो सकता है इन मोस्ट प्लांट्स डायरेक्टली ना नजर आए बट इट इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड, राइट, ठीक है, जहां पे आप यहाँ ये इमेजेस की मदद से देख भी सकते हैं दैट दीज आर द रूट्स, द जड़ें जिनका हम बात करते हैं, एंड ये बिलो द ग्राउंड प्रेजेंट होती है, एंड दे आर द मेजर पार्ट ऑफ द रूट सिस्टम, राइट। इनके फंक्शंस की अगर बात की जाए बेटा तो मेन इनका फंक्शन है एंकरिंग का, यानी कि एक प्लांट को ग्राउंड में स्टेबल रखना, उसके स्ट्रक्चर को उसे प्रॉपर तरीके से सपोर्ट देना, उसे मजबूत तरीके से अपने प्रेजेंस को बनाए रखना एक सॉइल में, ये काम जड़ों का ही होता है, क्योंकि जड़ें व्हेन दे ग्रो बिलो द ग्राउंड एंड इनटू द सॉइल दे होल्ड द सॉइल विद सो मच ऑफ स्ट्रेंथ कि प्लांट इन मोस्ट केसेस अपने आप को अपराइट रख पाता है, अपने आप को सपोर्ट दे पाता है, ठीक है। तो इन मोस्ट केसेस आप देखेंगे कि आंधी तूफान आते हुए भी कई बार अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा स्पीड है या प्लांट बहुत बूढ़ा हो चुका है या फिर रूट्स बहुत वीक हैं, तब तक ये हम स्पेशल केसेस की बात नहीं करेंगे, बट रूट्स आर द वंस जो कि अपने स्ट्रेंथ और अपनी क्लैस्पिंग पावर से प्लांट को एंकर्ड रखती हैं, ठीक है। जैसे एक शिप का एंकर नहीं होता है, जब शिप को कहीं बीच ओशन में रोकना हो तो एक ह्यूज सा एंकर फेंका जाता है बीच पानी में ताकि शिप वहीं की वहीं रुकी रहे, तो वो प्लांट वहीं रुका रहे, उसके लिए एंकरिंग कौन करता है? रूट्स। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब कोई भी प्लांट बिना पानी, बिना मिनरल्स, बिना न्यूट्रिएंट्स के तो सर्वाइव नहीं कर सकता। ये सारी चीजें तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। इनफैक्ट पानी की उसे जरूरत है अपना खुद का खाना बनाने के लिए भी, और अगर वो अपना खाना नहीं बनाएगा तो हम और बाकी सारे जानवर कैसे जिंदा रहेंगे जो उसी पे ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, क्योंकि हम तो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। इट इज जस्ट द प्लांट जो कि खुद का खाना बना सकते हैं। डेफिनेटली देयर आर सम अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल व्हिच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। सो ये पानी
सॉइल में से लाने का काम कौन करता है? रूट, राइट? तो रूट बेसिकली मिट्टी में मौजूद पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को पहुंचाते हैं, सो दैट प्लांट के पास इन सारी ही चीज़ों की कमी ना हो और वो इफेक्टिवली अपना खाना बना सके। इसी के साथ साथ दे ऑल्सो स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल्स। कई बार ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है प्लांट को ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़े या ऐसे इंस्टेंसेस का सामना करना पड़े जहां पानी की कमी हो जाए, हो सकता है बहुत टाइम तक सूरज ही ना निकले। तो क्या इस केस में प्लांट सिर्फ उस दिन के लिए वेट करे कि अरे अगर ऐसा होगा तब देखा जाएगा, राइट? तो वो फ्यूचर के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है कि लेट्स सपोज अगर ऐसी सिचुएशन आई भी जहां मैं खाना ना बना पाऊं, तो उस केस पे ऑलरेडी प्लांट अपने रूट्स में कुछ खाना जो उसने बनाया था स्टोर करके रख लेता है कि जस्ट इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आई भी जहां मैं खाना नहीं बना पाऊंगा, तो मेरे पास रूट्स में जो खाना रहेगा वो मैं प्लांट को पहुंचाता रहूंगा, सो दैट आई डोंट डाई ऑफ हंगर, राइट? सो उस तरीके से दे ऑल्सो स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल जस्ट इन केस इफ एनी सच सिचुएशन अराइजेस। नाउ जब रूट्स के स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स बहुत बारीकी से समझा और पढ़ा गया, वी गॉट टू नो that there were certain differences between a lot of plants, right? तो दो मेजर तरीके से हमने रूट को भी फिर डिवाइड किया। एक हमने कहा कि टैप रूट सिस्टम होता है, दूसरा हमने कहा कि एक फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। तो अगर टैप रूट सिस्टम की बात करें, विच यू कैन सी इन दिस इमेज, एक टैप रूट में आप हमेशा एक प्राइमरी रूट देखेंगे। क्या देखेंगे? प्राइमरी रूट, जो कि मेन रूट होगी, जिसे आप एक और नाम दे सकते हैं विच इज द मेन रूट, ठीक है? और उसके अलावा आपको दिखाई देगा जो प्राइमरी रूट होगी ना, वो सबसे लंबी और यूजुअली मिडिल में इस तरीके से जारी होगी और उसी के साइड से बहुत से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे जिन्हें हमने नाम दिया है किसका? सेकेंडरी रूट का। किसका? सेकेंडरी रूट का। तो एक मेन रूट है और जो बाकी उसी मेन रूट से और रूट्स निकल के आ रही हैं बालों के फॉर्म में, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे टाइनी लिटिल हेयर आर कमिंग आउट, राइट? सो दोज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट, ठीक है? ये जो आपको टैप रूट है, ये जनरली आपको दिखाई देती है प्लांट्स लाइक कैरेट, जो आपको इमेज में भी नजर आ रहा होगा, ठीक है? प्लांट्स लाइक टर्निप एज वेल, ठीक है? तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें आपको ये टैप रूट नजर आती है। वहीं पे कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे जहां कोई प्राइमरी रूट मिली नहीं। ऐसा लग रहा था एवरी रूट इज बिहेविंग लाइक अ प्राइमरी रूट, क्योंकि एक साथ बेस से इतनी सारी रूट्स निकल के आई, कोई एक मेन रूट थी ही नहीं। तो हमने इस रूट को क्या नाम दिया? हमने इस रूट को नाम दिया फाइब्रस रूट सिस्टम का, ठीक है? क्योंकि इतनी सारी रूट्स बेस से निकल के आई कि यहाँ पे कोई मेन रूट थी ही नहीं, देयर वाज नो मेन और प्राइमरी रूट, राइट? तो इस रूट सिस्टम को हमने नाम दिया फाइब्रस रूट सिस्टम का। एग्जाम्पल जैसे कि आपकी ग्रासेस, ठीक है? एग्जाम्पल जैसे कि आपका गेहूं, व्हीट, जैसे कि चावल, राइस, all of these are examples of plants which has fibrous root system। अगर आपको कभी मौका मिले अपने स्कूल में या प्लेग्राउंड में या अगर आपके घर में ही गार्डन हो, तो जहाँ घास उग रही हो, ओरिजिनल घास की बात कर रही हूँ, नॉट द आर्टिफिशियल वन विच मोस्ट पीपल पुट इन देयर होम्स, उसे कभी आप थोड़ा सा एक पैच उखाड़ के देखिएगा, यू विल बी एबल टू सी द एग्जैक्ट सेम इमेज। आप कितनी कोशिश कर लें, आपको कोई मेन रूट या प्राइमरी रूट वहां देखने को नहीं मिलेगी, राइट? बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है? तो दो तरीके के रूट्स हुई, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट में हम मेन या प्राइमरी रूट की बात करते हैं, जिसमें से फर्दर सेकेंडरी या टर्शियरी रूट्स निकल सकती हैं, और वहीं फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट या प्राइमरी रूट होती ही नहीं। एवरी रूट इज ऑलमोस्ट बिहेविंग लाइक अ मेन रूट, राइट? चलो मूविंग अहेड, अब चलते हैं हम हमारे सेकेंड पार्ट पे, जो कि बेसिकली है हमारा स्टेम, राइट? तो अगर स्टेम की बात करें बेटा, डेफिनेटली इट इज दैट पार्ट विच इज फाउंड अबव द ग्राउंड। अनलाइक रूट, वी आर एबल टू सी स्टेम of plants in most cases, right? So stem is the part which is present above the ground. Also, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लंबे जो ट्रीज होते हैं, पेड़ जो होते हैं, उनकी छाल जो होती है, bark, it is usually brown in color, right?
वो क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे केमिकल रिएक्शंस हुए हैं दैट हैज टर्न्ड ब्राउन इन कलर, बट दैट ऑल्सो इज अ स्टेम, ठीक है। लेकिन हम उसे कई बार एक और नाम से बोलते हैं विच इज ट्रंक, नॉट द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट की ट्रंक की बात नहीं हो रही है, ट्रंक ऑफ अ ट्री। वहीं पे आप यंगर स्टेम्स, जो स्टेम्स अभी भी काफी यंग हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एज, उन्हें देखेंगे आप, मोस्टली वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। तो स्टेम, एंड अगेन स्टेम की अगर बात करें तो ये आपका बेसिस फॉर्म करता है ऑफ व्हाट, बेसिस ऑफ द शूट सिस्टम, क्योंकि मैंने क्या कहा था, इसी स्टेम पे आपको फर्दर जो शूट सिस्टम के पार्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। तो ये आपका मेन बेस होता है किसी भी शूट सिस्टम का, ठीक है। मूविंग अहेड, जैसा मैंने कहा बेसिस ऑफ द शूट सिस्टम। अगर इसके फंक्शंस की बात करें, स्टेम के फंक्शंस की बात करें, मेन फंक्शन है सपोर्ट। सपोर्ट किसको, द प्लांट इन जनरल डेफिनेटली, बट द अदर पार्ट्स एज वेल, जिसमें आपके लीव्स हैं, जिसमें आपके फ्लावर्स हैं, और जिसमें आपके फ्रूट्स भी हैं, वेरियस डिफरेंट पार्ट्स एज वेल, ठीक है। और भी डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। इसी के साथ साथ सेकंड फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा तो है नहीं कि स्टेम पे ट्रक और बसें चल के जा रही हैं, नहीं, राइट। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। अब फूड तो एक ही हिस्से में बनाया जा रहा है प्लांट के, पढ़ेंगे आगे कहाँ, किस में और क्यों, राइट। लेकिन सिर्फ एक हिस्से में खाना बनने का मतलब ये थोड़ी ना है कि बाकी पार्ट्स को ना मिले। हमारे घर में जनरली किचन में खाना बनता है, तो ये थोड़ी ना कि बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, जितने लोग बस किचन में हैं उतने ही लोगों को दिया जाएगा। नो, each member of the family gets the food, right? Same way, even if the food is being prepared just a part of the plant, doesn't mean that all the other parts won't get the same food. तो इस food को, क्योंकि अब देखो खाना तो खुद ब खुद चल के जाएगा नहीं, जड़ों के पास, लीव्स के पास, फ्लावर्स के पास या फ्रूट्स के पास या स्टेम्स के पास, किसी को तो लेके जाना पड़ेगा। वो काम होता है स्टेम का। तो फूड जाता है बेसिकली एक बहुत ही स्पेशल सिस्टम के थ्रू या टिश्यू के थ्रू, जिसे हम कहते हैं फ्लोएम, ठीक है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप चाहें तो स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। वहीं पे याद है हमने रूट्स में पढ़ा था दैट रूट्स का बेसिक फंक्शन है टू अब्सॉर्ब द वाटर इन द सॉइल, राइट। क्योंकि रूट्स ही हैं जो पानी उस मिट्टी में प्रेजेंट है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उन्हीं का काम हुआ उस पानी को अब्सॉर्ब करने का। लेकिन वो इतना सेल्फिश तो है नहीं कि अपने पास ही रख के बैठ जाए, उसे बाकी हिस्सों तक भी पहुंचाना है। तो वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम स्टेम का ही है बाकी सारे पार्ट्स तक, और ये होता है अगेन एक बहुत ही स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल के थ्रू या टिश्यू के थ्रू विच इज कॉल्ड एज जाइलम, राइट। तो जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि स्टेम के पार्ट होते हैं। तो स्टेम का बेसिक फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर टू द एंटायर पार्ट ऑफ द प्लांट, टू द एंटायर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। Thirdly, just like roots, sometimes they also serve as storage mechanisms. कई बार ये भी, इनमें भी प्लांट अपना खाना थोड़ा बहुत स्टोर करके रखता है, जस्ट इन केस कोई ऐसी सिचुएशन कभी अराइज हो जाए कि खाना ना मौजूद हो आगे आने वाले टाइम में, राइट। अब अगर बेटा स्टेम का स्ट्रक्चर देखें तो डेफिनेटली ये स्टेम है, आपको समझ में आ रहा है। ये फ्रूट्स हैं जो एक पार्ट होते हैं स्टेम शूट सिस्टम के, जो स्टेम पे ही बेयर होते हैं। लीफ आपको पता है, फ्लावर आपको पता है, लेकिन एक बात आपको और पता होनी चाहिए, एवरी पॉइंट ऑन विच और थ्रू विच द लीफ इज गेटिंग बॉर्न, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड एज द नोड, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, नोड, यानी कि जहां से लीफ का ओरिजिन होता है, राइट। लीफ बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड एज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड एज इंटरनोड, राइट। दो नोड के बीच का डिस्टेंस हम कहते हैं इंटरनोड। ये अगेन आप एज स्टार मार्क एज जी के इंफॉर्मेशन अपने लिए लिख सकते हैं इफ यू वांट टू, otherwise you can skip on it as well, right? But if you want to, you can definitely note it down. So the point on through which the leaves are arising, that is called as node, and the distance between two nodes is called as the internode, ठीक है।
चलो मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन पे चलते हैं एंड फर्स्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन. आप लोग आंसर ऑनेस्टली आई एम सॉरी वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. आई विल बी लुकिंग आउट फॉर योर आंसर्स, राइट. तो चलो देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ प्लांट. नहीं है यानी कि एक पौधे का हिस्सा नहीं है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. मैंने नॉट को जानबूझ के कैप्स में रखा है. ऑप्शंस आर रूट, पेटल्स, आईज और स्टेम. क्विकली आंसर क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको? व्हाट कैन बी द आंसर? एंड डेफिनेटली आईज, राइट. आईज प्लांट का पार्ट नहीं होते, हमारा पार्ट जरूर होते हैं, राइट. सो रूट, पेटल्स, स्टेम्स ये सभी पार्ट हैं प्लांट के. पेटल्स भी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पर पाए जाते हैं प्लांट में, बट ये डेफिनेटली पार्ट हैं, राइट. चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज लीव्स, ऑल्सो कॉल्ड एज द किचन ऑफ द प्लांट. इसे क्या बोलते हैं हम? किचन कहते हैं, ठीक है. आप किचन वर्ड से ही समझ गए होंगे, यानी कि मैम फूड प्रिपरेशन का काम लीव्स का है. बिल्कुल सही बात है, लीव्स का ही है, पत्तियां ही हैं जो खाना बना रही हैं, राइट. इसीलिए दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्योंकि इसी के ऊपर द एंटायर सर्वाइवल ऑफ द प्लांट इज डिपेंडेंट, बिकॉज इट इज दिस पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग food for plants, right? Because it has a very special chemical which is called as chlorophyll. ठीक है, ये क्लोरोफिल ही होता है जो कि ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, एक केमिकल होता है जिसकी वजह से आपको प्लांट्स हरे रंग के नजर आते हैं. अब आप ये बोलेंगे कि मैम प्लांट्स कई बार हमें और भी डिफरेंट कलर्स के दिखाई देते हैं. तो बेटा ये पिगमेंट सिर्फ हरे रंग का ही नहीं होता, और भी रंगों में पाया जाता है, जैसे कि रेड, जैसे कि ब्राउन, जैसे कि आपको रेड के भी डिफरेंट शेड्स नजर आएंगे, राइट. बट ऐसा नहीं कि उन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं है कम अमाउंट में है, इसीलिए वो ग्रीन कलर हाइड हो गया है और दूसरा कलर आपको मोस्ट प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है, राइट. एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली बहुत से प्लांट्स आप ऐसे भी पढ़ेंगे, देयर आर सम प्लांट्स विच आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड. ठीक है, जैसे कि आप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की अगर बात करें, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट, दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स. ठीक है, ये अगेन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट इन मोस्ट केसेस प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड. और प्लांट्स के भी कौन से हिस्से? उनकी पत्तियां, उनकी लीव्स. और लीव्स में भी क्यों? क्योंकि उनके पास ये ग्रीन कलर का केमिकल है कॉल्ड एज क्लोरोफिल, राइट. तो सबसे पहला फंक्शन जो प्लांट का है वो है फोटोसिंथेसिस, राइट. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग, राइट. कैसे बनाता है प्लांट इससे फूड? बेसिकली प्लांट को क्या चाहिए होता है? जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे चाहिए होती है एक गैस फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड. उसे चाहिए होता है वाटर, ठीक है, और उसे चाहिए होती है सनलाइट. और इसकी प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना क्लोरोफिल की मदद से बनाता है फूड अपने खुद के लिए, ठीक है. और एक और गैस रिलीज करता है विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन, जो कि हम और हमारे जैसे बाकी जानवरों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी गैस की मदद से हम सांस लेते हैं. इट इज दिस गैस व्हेन वी आर इनहेलिंग विच इज एंटरिंग इनसाइड आवर बॉडी, बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू रेस्पायर, वी आर एबल टू ब्रीथ, वी आर एबल टू सर्वाइव, राइट. सेकेंडली ट्रांसपिरेशन. आपने देखा है आपकी बॉडी में जो आपकी स्किन है एंड वेरियस डिफरेंट अदर पार्ट्स एज वेल, आपने देखा होगा कि आपको स्वेट आता है, पसीना आता है, राइट. दैट इज नथिंग बट वेस्ट, है ना. वेस्ट जो है वो स्वेट के फॉर्म में भी हमारी बॉडी रिलीज करती है, क्योंकि कूड़े को भाई कोई अपने शरीर में क्यों कलेक्ट होने देगा. सेम वे गोज फॉर प्लांट ऑल्सो. प्लांट आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी बॉडी में वेस्ट कलेक्ट नहीं हो रहा. उनकी बॉडी में भी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जो उन्हें नहीं चाहिए, वो लीफ के सरफेस से, लीफ का जो सरफेस होता है उससे ट्रांसपिरेशन की मदद से वेपर के फॉर्म में लूज होता है, ठीक है. तो उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, या इसे आप अपने लिए एक फनी वे में और लॉन्ग टाइम के लिए याद रखने के लिए कह सकते हैं द स्वेटिंग ऑफ प्लांट्स. ठीक है, कि प्लांट्स इस तरीके से स्वेट करते हैं, उन्हें पसीना आता है. तो अब अगर लीफ की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आप देखिए इसका टिप है द पॉइंटेड पोर्शन, राइट. मार्जिन द बाउंड्री,
मिडरिब क्या होती है? आपने जब भी कोई पत्ती आप देखेंगे उसके बीचों बीच एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी लाइन जा रही होगी, उसी को हम कहते हैं मिडरिब। इन मोस्ट केसेस वो मिडिल में होती है, इसीलिए मिड रिब, राइट। उसी के बाद आप देखते हैं कि कुछ वेन्स जारी होती हैं, राइट, कुछ इस तरीके की वेन्स जारी होती हैं उसी मिडरिब से कनेक्टेड, उनको हम बोलते हैं वेन्स। और इन्हीं वेन से कुछ छोटी 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 और आपको लाइंस नजर आती हैं जिन्हें हम कहते हैं वेन्यूल्स, ठीक है। पीटियोल क्या होता है? पीटियोल वो पोर्शन है, पीटियोल वो पार्ट है लीफ का जिसकी जो एक बेसिकली स्टॉक लाइक पार्ट होता है जो कि कनेक्ट करके रखता है उसे स्टेम से, ठीक है। ये इसे कनेक्ट करके रखता है स्टेम से, राइट। जिस पॉइंट पे कनेक्ट करता है उसे हम एक्सिल कहते हैं, ठीक है। और ये जो पीटियोल और लीफ से जो फर्स्ट पॉइंट कनेक्टेड होता है, इतने हिस्से को हम लीफ का बेस बोलते हैं और इसके एंटायर सरफेस को हम लैमिना कहते हैं। द एंटायर फ्लैट सरफेस दैट यू सी ऑफ द लीफ, यानी कि जैसे कि आपका पाम, ये जो पाम है ना, ये इमेजिन कीजिए दैट दिस इज अ लीफ, तो ये जो एंटायर फ्लैट सरफेस है ना, इसी को हम लैमिना बोलते हैं ऑफ द लीफ, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। डेफिनेटली आपको आपके जो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो है लैमिना, पीटियोल, मिडरिब एंड वेन। इसके अलावा अगर आप बाकी पार्ट्स को नहीं भी याद रखते कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक वेल लेबल डायग्राम इंक्लूड कर दिया था, जस्ट इन केस इफ यू हैव द क्यूरियोसिटी टू लर्न द डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ अ लीफ एज वेल, राइट। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट और वन ऑफ द मोस्ट beautiful and the colorful part of a plant which is called as the flowers। और ये वो पार्ट है जो आप सभी को और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आई एम श्योर एट दिस पॉइंट all of you might be having at least one favorite flower of yours, right? So I would like to know from your end, comment box में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा कि आपका favorite flower क्या है। मेरा रोज़ है, right? I love rose, I in fact love lilies as well, बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपना प्लीज मुझे बताइएगा। सो अगर फ्लावर की बात करें, जैसा मैंने कहा, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ प्लांट, राइट। एंड फर्दर इसके 4 पार्ट्स होते हैं, डेफिनेटली और भी होते हैं, बट आपके लिए जानना इन 4 पार्ट्स के बारे में जरूरी है। द फर्स्ट वन बीइंग द पेटल्स विच आर द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। पेटल्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, द कलरफुल पार्ट जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट भी करते हैं, आकर्षित भी करते हैं अपनी तरफ, राइट, ताकि वो आके उनसे नेक्टर पिए उन फ्लावर से, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सीधे एक फ्लावर तो बॉर्न नहीं होता। यू मस्ट हैव सीन अ ग्रीन कलर बड, आपने देखी होगी ना, एक ग्रीन कलर की बड होती है पहले, ठीक है, जो पहले डेवलप होती है और फिर जब ये ओपन होती है इसमें से फ्लावर निकलता है। तो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको नजर आता है ना, जो कवर कर रहा होता है उस अंदर मौजूद कलरफुल फ्लावर को, उसी को हम सेपल्स कहते हैं। These tiny green little leaves that you see, because इनका क्या काम है, ये उस फ्लावर को जो अभी भी डेवलप हो रहा है, अभी भी बन रहा है, उसे प्रोटेक्ट करके रखती है किसी भी हार्मफुल कंडीशन से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें प्लांट में, इन मोस्ट प्लांट्स अगर आप देखें जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। जैसे अगर आप ह्यूमन बीइंग्स में बात करते हैं, सो द फीमेल हैज इट्स ओन पार्ट्स, राइट। द फीमेल ह्यूमन बीइंग, उनके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो सिर्फ उन्हीं के पास हैं, मेल के पास नहीं है। सेम वे अगर हम फीमेल पार्ट की बात करें तो वो है पिस्टल, ठीक है, उसका नाम है पिस्टल। और पिस्टल भी 3 फर्दर हिस्सों में बटा हुआ है। टॉप मोस्ट पार्ट इसका होता है स्टिग्मा, ठीक है। एक लंबा सा स्टॉक जो होता है उसे हम कहते हैं स्टाइल, और ये जो स्वोलन पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं ओवरी, जहां पे आपका अल्टीमेटली सीड बन के तैयार होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें स्टेमन की, यानी कि जो आपका मेल पार्ट है जो आपको यहां नजर आ रहा होगा, तो स्टेमन में अगेन ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं एंथर, राइट। और एंथर को सपोर्ट करने वाली ये लंबी सी स्टॉक का हमने नाम दिया है क्या, फिलामेंट, ठीक है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट, राइट।
यहाँ जो आपको पेडिसिल नजर आ रहा है बेटा, पेडिसिल बेसिकली वो स्टॉक है, वो कनेक्टिंग लिंक है जो एक फ्लावर को या तो स्टेम से डायरेक्टली या बाकी फ्लावर से कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। तो ये आपके वेरियस डिफरेंट पार्ट्स हैं। फ्लावर की बात करें तो इन मोस्ट केसेस फ्लावर का फंक्शन इंसेक्ट्स को तो अट्रैक्ट करना है ही, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन में यानी कि सीड फॉर्मेशन में भी हेल्प करना है, ठीक है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। सो फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, दे आर द वंस विच प्रोड्यूस फ्रूट्स, और फ्रूट एग्जैक्टली बना किससे होता है, द ओवरी, जिसकी हमने अभी बात की थी ना, दिस स्वॉलन पोर्शन, ये ओवरी की जो बात की थी, यही फ्यूचर में जाके आपका फ्रूट बनेगा, और जो आपके ओव्यूल्स होंगे, जो आप अगेन पढ़ेंगे क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वही सीड्स बनेंगे। तो अभी के लिए ये आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड। This is one of the most asked question as far as your exams and competitive exams are concerned, right? तो ये आप प्लीज नोट डाउन करके रखिएगा, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स की जब हम बात कर रहे हैं, दैट फ्रूट्स में अगर मेन पार्ट आप देखें तो उनका जो आउटर वॉल है, जो आउटर कवरिंग है, जो अंदर मौजूद सीड को प्रोटेक्ट करके रखती है, उसे हम कहते हैं पेरिकार्प, राइट। फ्रूट हमारा स्वॉलन ओवरी ही है, और अंदर आप देख सकते हैं सीड, जैसे कि जस्ट इमेजिन यू आर ईटिंग अ मैंगो, राइट। तो मैंगो का जो छिलका है बाहर वो है पेरिकार्प, फिर आप मैंगो को अंदर जो फ्लैशी पार्ट खा रहे हो वो एक्चुअली में ओवरी है, और फाइनली जब आप उस बीज पे पहुंचते हो वो आपका ओव्यूल से बनकर आया है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट। चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट। हमारे फ्लावर का, फूलों का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो अल्टीमेटली फल बनाता है, विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल, ओवरी, सीड, स्टेम और रूट्स। क्विकली आंसर, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड पहले हमने कवर किया है, एंड द आंसर बीइंग ओवरी, राइट। ओवरी आपका फ्रूट बनाता है, सीड आपका किससे बनता है, ओव्यूल से, ठीक है। ओव्यूल आगे चल के डेवलप होता है सीड में। मूविंग अहेड, अब अगर हम बात करें द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की, जो आपने ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस नोटिस किया होगा अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स में, कि आपको प्लांट्स भी वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स, शेप्स, हाइट्स, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के आपको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती हैं सब प्लांट्स ही, लेकिन उनके खुद के कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से थोड़े से अलग हो गए हैं, जिसके बेसिस पे हमने उन्हें इन कैटेगरीज में बांटा हुआ है, right? So starting off with the first type and the shortest one in terms of height is herb, right? ये सबसे almost shortest होता है herb की बात करें तो, और इसकी जो स्टेम होती है ना काफी वीक होती है, काफी फ्रेजाइल होती है, इनकी जो स्टेम्स होती हैं, राइट। एग्जाम्पल्स ऑफ सम हर्ब्स बीइंग, जैसे कि तुलसी हो गया, जैसे कि रोजमेरी हो गया, जैसे कि थाइम हो गया, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके हर्ब्स हैं, राइट। वन ऑफ द मोस्ट शॉर्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ हाइट। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, तो वो आपके आ जाते हैं श्रब्स। इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, इन्हें हम कहते हैं काफी वुडी प्लांट्स, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है ना, अनलाइक हर्ब काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं और बहुत ज्यादा ना ब्रांच्ड होती हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा ब्रांचेस नजर आएंगी, ब्राउन कलर की होंगी और बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती हैं एज कंपेयर टू हर्ब, एंड दे आर अ लिटिल टॉलर, दैट इज द रीजन कि हर्ब्स शॉर्टेस्ट हैं, ठीक है। श्रब का अगर एग्जाम्पल लें तो इसमें मेनली एग्जाम्पल आपका आता है बुशेस का, जो आपने बुशेस देखी है ना वो, और रोज भी एक एग्जाम्पल है श्रब का, डेफिनेटली और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वहीं अगर हम बात करें द थर्ड टाइप ऑफ प्लांट की, तो वो आपके आ जाते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स इस वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे आप कि किसी ना किसी चीज पे तो चढ़ रहे हैं, ये क्लाइंब कर रहे हैं, यानी कि इनकी स्टेम्स खुद इतनी केपेबल नहीं है कि पूरे पूरे प्लांट को सपोर्ट दे सकें। सो व्हाट डू दे डू इज, वो एक्सटर्नली सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो सपोर्ट उन्हें दीवार से मिले, हो सकता है वो सपोर्ट किसी और प्लांट का हो,
बट सपोर्ट लेना पड़ता है, दैट इज वाई दे जस्ट क्लाइंब। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आपका मनी प्लांट हो गया, ठीक है, जैसे कि आपकी ग्रेप वाइन हो गई। सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ आपके क्लाइंबर्स विच आर नॉट एबल टू सपोर्ट दैट वेल देयर ओन वेट। तो वो औरों का बेसिकली हेल्प लेके वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड ग्रो करते हैं। वहीं पे जो क्रीपर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि इनकी भी जो स्टेम्स होती है ना, होती तो वीक हैं लेकिन क्लाइंबर से भी ज्यादा वीक होती हैं कि वर्टिकली भी अपने आप को किसी की हेल्प लेके ग्रो कर ही नहीं पाते। तो ये क्या करते हैं, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये स्प्रेड करते हैं ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली, राइट, ये ग्राउंड पे ही रेंगते हैं। जैसा स्नेक आपका बेसिकली स्लिदर करता है ना, वैसे ही क्रीपर्स ग्राउंड पे ही हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, राइट। इनके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि पंपकिन और वाटरमेलन, राइट, ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि क्रीपर्स के कैटेगरी में आते हैं। और वहीं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो हैं ट्रीज, जो आपको देखने को हर बारी कहीं ना कहीं मिल जाते होंगे। वन ऑफ द टॉलेस्ट, राइट, दे आर द टॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर हाइट। इनके अगर स्टेम की बात करें तो इनके स्टेम को हम जनरली ट्रंक कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। इट इज कवर्ड बाय एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ बार्क विच इज एसेंशियली अ डेड टिश्यू, राइट। ब्राउन कलर का होता है, आपने देखा है। और ट्रीज के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपका नीम का पेड़ हो गया, जैसे कि बैनियन ट्री हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका मैंगो ट्री हो गया, वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इज वेल, oak, palm, all of these are examples of trees, right? So these are the basic 5 types of plants that we most commonly see around us based on how weak or strong their stem is, how like what is their height, what is their size, shape, इस basis पे हमने इन्हें in various different categories में divide किया है। ठीक है, चलो अब प्लांट लाइफ हमने कवर कर ली है। वी हैव कवर्ड द इंटायर चैप्टर ऑन प्लांट्स, एटलीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेफिनेटली। इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसा है जो आप चाहेंगे कि हम क्लैरिफाई करें, सो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू पुट इट इन लाइक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन लेट अस नो, राइट। एंड हम कोशिश करेंगे कि नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकें। अभी के लिए सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं, विच इज फोर्स। सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक इंट्रोडक्शन टू फोर्स इटसेल्फ, कि फोर्स का एग्जैक्टली मतलब क्या है। बेटा, फोर्स इज समथिंग विच इज कंटिन्यूसली हैपनिंग ऑल अराउंड अस। इवन नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग, व्हेन हमारी आईज ब्लिंक करती हैं कंटिन्यूसली, मेरे हैंड मूव कर रहे हैं, मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, मैं कंटिन्यूसली मूव कर रही हूँ, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ फोर्स, राइट। सो फोर्स इज एनीथिंग, जब भी आप दो एक्शन परफॉर्म करें, ईदर यू पुश एन ऑब्जेक्ट यानी कि अपने से दूर धकेलें किसी ऑब्जेक्ट को, और यू पुल एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ यानी कि अपने पास लेकर आए। सो इफ यू आर परफॉर्मिंग दीज टू एक्शंस, इन दैट केस यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, राइट। सो अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स इज बेसिकली एन एक्सटर्नल एजेंट, बाहर से काम करता है, राइट, और ये अलाउ करता है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो पुश एक्शन परफॉर्म करने का या पुल एक्शन बेस्ड ऑन आवर नीड। अगर मुझे दरवाजे को खोलना है तो मैं अपनी तरफ पुल करूंगी, अगर मुझे दरवाजे को बंद करना है तो मैं अपने से दूर पुश करूंगी। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर फॉर यू टू बी एबल टू सी फोर्स बीइंग एक्टेड शुड एटलीस्ट बी 2। कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। एक अकेला ऑब्जेक्ट आपको फोर्स का एग्जाम्पल या फिनोमिना नहीं दिखा सकता, राइट। यू नीड एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स। मेरी उंगलियां इस पेन पे फोर्स डाल के, जब फोर्स डालती है तब जाके मैं इस पेन को पकड़ पाती हूँ और लिख पाती हूँ इस बोर्ड पे जो मुझे लिखना है। ठीक है, तो फोर्स बेसिकली, फोर्स के एक्शन के लिए आपको एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्स तो आपने अप्लाई कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना फोर्स अप्लाई किया
ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? दिस यू विल कैलकुलेट विद दिस वेरी सिंपल फॉर्मूला, राइट, जहां पर F आपको बता रहा है बेसिकली फोर्स, राइट, फोर्स, हमने फोर्स को यहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के लिए और कन्वीनियंस के लिए हम कैपिटल F में लिखते हैं। M, जो स्मॉल m है वो आपको मास बता रहा है ऑब्जेक्ट का, और जो A है वो आपको एक्सेलरेशन बता रहा है ऑब्जेक्ट का, राइट। एक एक करके जानते हैं ये दोनों चीजें क्या होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें मास की, what do we mean by a mass of an object? Mass means the amount of matter that an object contains in itself, right? वो कितने मैटर का बना है, ये आपका होता है मास। अभी के लिए आप एक तरीके से समझिए कि उसका कितना वजन है। Although weight and mass is entirely different, right? Mass never changes. No matter where you are in the universe, it will never change. But weight will change. कैसे? ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप एक तरीके से इसे सब्स्टिट्यूट वे में पढ़ सकते हैं समझने के लिए, राइट। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, राइट, इफ वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, सो बेटा एक्सेलरेशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। क्या होता है? रेट यानी कि टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो तीन कंडीशंस पॉसिबल हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट पहले ही रेस्ट पे था यानी कि मूव नहीं कर रहा था तो वो मूव करने लगेगा, तो कोई तो उसकी गति होगी और वो चेंज भी होगी विद टाइम। जैसे जैसे आप फोर्स को चेंज करोगे, या तो आप फोर्स को बढ़ाओगे या घटाओगे, तो स्पीड या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा था और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी में आपने और फोर्स लगा दिया, तो स्पीड तो इंक्रीज ही हुई ना। तो वहां पे हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे कि अगर अभी वो 5 मीटर पर सेकंड पे था और अब उसकी 10 मीटर पर सेकंड है स्पीड, तो कितना एक्सेलरेशन हुआ? 10 - 5 पे हम आ जाएंगे, है ना। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमने उसे एक्सेलरेट कर दिया। तो एक्सेलरेशन इज कि टाइम के हिसाब से स्पीड कैसे चेंज हो रही है एक ऑब्जेक्ट की जब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, राइट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप एक्सप्रेस करते हो, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट क्या है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका स्केल कितने लेंथ का है, तो आप मुझे सिर्फ ये थोड़ी ना बोल दोगे कि मैम 15 लिखा हुआ है उस पर। आप ये बताओगे ना कि 15 सेंटीमीटर, या कोई और अगर यूनिट ऑफ लेंथ है आप अपना वेट बताओगे मैम 50 है। 50 क्या? 50 आलू, टमाटर, प्याज? ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना, मुझे तो पता ही नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हो। सो यू विल नीड टू अप्लाई द यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। जब हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स का यूनिट होता है, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन में। सर आइजैक न्यूटन के कंट्रीब्यूशन की वजह से हमने ये फोर्स की यूनिट उनके ही नाम पे रखी। रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल N की बार बार न्यूटन क्या लिखें? कैपिटल N से लिखते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में सीधे सीधे बोल दें कि मास 5 kg है और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फोर्स कैलकुलेट करो। मतलब 3 क्वांटिटीज हैं, है ना। तो कोई भी 2 दे दी जाएगी, या हो सकता है ये 2 दे दें, या हो सकता है ये 2 दे दें, और आपको तीसरी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी, सो विच यू कैन डू वेरी वेरी इजिली, राइट। चलो मूविंग अहेड, अब बात करते हैं कि फोर्स के एप्लीकेशन के बाद क्या होता है। आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, आपने फोर्स को कैलकुलेट भी कर दिया कि आपने कितना अप्लाई किया है, लेकिन अप्लाई करने के बाद what is the effect, what are the different effects that you are able to see? So the first effect is there could be a change in speed in case if the body was already in motion. अगर बॉडी पहले ही मूव कर रही थी और आप फोर्स लगा रहे हो तो स्पीड में चेंज होगा। 2 कंडीशन होगी। स्पीड हो सकता है इंक्रीज हो, यानी कि बढ़े, अगर आपने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही थी। लेट्स सपोज इफ आई वाज राइडिंग अ बाइसिकल इन द नॉर्थ डायरेक्शन और मैंने वहीं उसी डायरेक्शन में ही और ज्यादा फोर्स लगाया नॉर्थ डायरेक्शन में ही, तो मेरी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। On the other hand, speed can also decrease if I apply the force in the opposite direction.
जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही थी, अगर उस डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट उल्टे दिशा में मैं फोर्स लगाऊं तो मैं उसी मूविंग बॉडी की स्पीड को कम कर सकती हूं। ठीक है, एक इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या होता है? दूसरा कैन बी चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि मैं एक मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को भी, उसकी दिशा को भी चेंज कर सकती हूँ। तो अगर वो सीधी जा रही थी और मुझे उसे लेफ्ट की तरफ ले जाना है तो मैं उसी हिसाब से उस पर फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को चेंज कर दूंगी। सिंपल एग्जांपल समझते हैं। आप अपनी बाइसिकल्स राइड करते होंगे या आपने कभी घर में किसी को गाड़ी ड्राइव करते हुए देखा होगा। स्टीयरिंग व्हील होता है, जब भी लेफ्ट या राइट मुड़ना होता है तो आप स्टीयरिंग व्हील को उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट? तो जो आप ये मूव कर रहे हैं स्टीयरिंग व्हील को, व्हाट इज इट दैट यू आर अप्लाइंग? यू आर अप्लाइंग फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द कार, जिस डायरेक्शन में आप उसे लेके जाना चाहते हैं, राइट? तीसरा इफेक्ट क्या हो सकता है? तीसरा इफेक्ट कैन बी कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे थी, यानी कि वो मूव नहीं कर रही थी, इट वॉज नॉट मूविंग, वो मूव कर ही नहीं रही थी, एक ही जगह पे स्थिर थी, तो मैं फोर्स लगा के उसे मूव करा सकती हूँ, यानी कि मैं उसे मोशन में लेके आ सकती हूँ फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस फुटबॉल को देखें, राइट नाउ इट इज एट रेस्ट, बट जब मैंने इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में तो आपको अब ये मूव होती हुई नजर आ रही है ना? तो इस तरीके से हम फोर्स की मदद से किसी बॉडी जो रेस्ट पे है, जो एक ही जगह पे स्थिर है, उसे मूव करा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? द फोर्थ कैन बी चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? आप बलून, जो बलून होता है उसे जब आप कंटिन्यूसली उसमें एयर ब्लो करते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप फोर्स लगा रहे हो, तो उसका शेप भी चेंज हो रहा है, उसका साइज भी चेंज हो रहा है। जब आप क्ले से खेलते हो और आप क्ले को मोल्ड करते हो इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, तब भी आप क्या कर रहे हो? आप फोर्स लगा रहे हो। जब हमारे घरों में आटा गूंदा जाता है, व्हेन वी आर नीडिंग डो, in that case also what you are doing, you are applying force to change its shape and size both। जब आप एक इलास्टिक रबर बैंड को यूं इस तरीके से स्ट्रेच करते हो तो आपने क्या किया? फोर्स अप्लाई करके आपने उसकी शेप भी चेंज की, उसकी साइज भी चेंज की। सो इन ऑल ऑफ दीज केसेस आप फोर्स अप्लाई करके शेप भी चेंज कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट की और साइज भी, राइट? ठीक है, अब अगर बात करें बेटा फोर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं बेस्ड ऑन कितना अमाउंट ऑफ फोर्स और किस डायरेक्शन से लगाया जा रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमने फोर्स को दो हिस्सों में बांटा है। एक है बैलेंस्ड फोर्स। अगर आप बेसिक इंग्लिश समझते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि बैलेंस का मतलब होता है समथिंग विच इज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। तो अगर फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मी, मेरे राइट साइड से कोई मेरे हाथ को खींचे, ठीक है, विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन्स, और मेरे लेफ्ट हैंड को भी लेफ्ट साइड से कोई विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन्स ही खींचे, डू यू थिंक आई विल मूव एट ऑल? इस साइड से भी सेम फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट साइड से भी सेम फोर्स लग रहा है। इन दैट केस मेरे ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तो होगा क्या? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्योंकि लेट्स सपोज हम इस डायग्राम को देखते हैं, टग ऑफ वॉर का गेम चल रहा है ना? टग ऑफ वॉर का गेम है। ये जो ग्रुप है इन 3 लोगों का, ये 300 न्यूटन्स का फोर्स लगा रहा है। तो मैं मान लेती हूँ कि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मैनर में लूंगी। अगर मैंने इसे पॉजिटिव लिया है तो दूसरा डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो वो नेगेटिव ही जाएगा, राइट? तो जब मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूंगी तो मैं क्या करूंगी? 300 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन। तो क्या आंसर आया? नेट फोर्स मेरा आ गया 0, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, एब्सोल्युटली नो मूवमेंट इफ द फोर्सेस आर बैलेंस्ड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, राइट? अभी तो हमने 2 ही डायरेक्शन की बात की है, ठीक है। वहीं पे अगर हम दूसरे टाइप ऑफ फोर्स की बात करें तो ये है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब आपको बैलेंस समझ में आ गया है तो आपको ये प्रीफिक्स समझ में आ जाएगा, यानी कि किसी एक दिशा से फोर्स थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। सो 300 न्यूटन्स इस साइड से, 400 न्यूटन्स इस साइड से, राइट? तो मैं अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव में ले लूं, इसे नेगेटिव में ले लूं, लेट्स सपोज इसे हम इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरा नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? 400 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन which is equal to 100 न्यूटन। in which direction? in
लेट्स सपोज इसे हम लेफ्ट ले रहे हैं, इसे हम लेफ्ट डायरेक्शन ले रहे हैं, 100 न्यूटन इन दी लेफ्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन मेंशन करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं हुआ, 100 न्यूटन्स है, यानी कि 100 न्यूटन्स फोर्स से ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज पीपल विल बी पुल्ड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन बिकॉज उस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा था एज कंपेयर टू 300 न्यूटन, राइट। सो दिस इज बेसिक एग्जांपल ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इसी बेसिस पे, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस पे ही। इफ अ फोर्स ऑफ 20 newtons is applied from the right side of an object and a force of 20 newtons is applied from the left side of an object, of the same object, what would be the result? क्या रिजल्ट रहेगा? एक ही ऑब्जेक्ट पे आपने उसके लेफ्ट साइड से 20 न्यूटन फोर्स लगाया और उसके राइट साइड से भी 20 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? 40 न्यूटन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विल एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो 40 न्यूटन होगा, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है नो मूवमेंट विल टेक प्लेस, यानी कि इसने बोल दिया कि यहाँ नेट फोर्स 0 होगा, इसलिए कोई मूवमेंट ही नहीं होगी। सी ऑप्शन कह रहा है ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स राइट साइड, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी राइट साइड है, ये उसकी लेफ्ट, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। यहाँ डी ऑप्शन कह रहा है ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी लेफ्ट है, ये राइट है, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? क्या आंसर होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? 20 न्यूटन राइट साइड से है, 20 न्यूटन लेफ्ट साइड से है, सो व्हाट शुड बी द ऑब्जर्वेशन मेड बाय यू? डेफिनेटली देयर विल बी नो मूवमेंट टेकिंग प्लेस, है ना, क्योंकि नेट फोर्स हमारा क्या हो गया? 0। 20 न्यूटन्स माइनस 20 न्यूटन्स which is equal to 0, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 हो गया, कोई मूवमेंट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव ईदर टू इट्स राइट और इट्स लेफ्ट, इट विल रिमेन स्टिल, राइट। चलो मूविंग अहेड। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बेस्ड ऑन वेदर द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इस बेसिस पे हमने फोर्सेस को 2 हिस्सों में या 2 कैटेगरीज में बांटा है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ फोर्सेस बेस्ड ऑन वेदर द बॉडीज आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट और नॉट। सॉरी, फिजिकल कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, लेकिन फिजिकल कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, राइट। उस बेसिस पे पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दे एक्ट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट फिजिकल कॉन्टैक्ट हमेशा रहेगा बॉडी में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने फुटबॉल पड़ी है, आपका फ्रेंड बोले कि प्लीज पास इट टुवर्ड्स मी, यू विल इंस्टेंटली किक इट विद द हेल्प ऑफ योर लेग, सो योर लेग हैड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द फुटबॉल इन ऑर्डर फॉर इट टू रीच योर फ्रेंड। डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था। इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट कैसे होगा? लेट्स सपोज आप कुएं से पानी निकाल रहे हो, है ना, तो आपने डायरेक्टली बाल्टी को तो नहीं पकड़ा हुआ, लेकिन उसी बाल्टी से जो रस्सी है अटैच्ड, आप उसी रस्सी की मदद से बाल्टी से खींच के पानी लेकर आ रहे हो, राइट। फोर्स आप बाल्टी पे ही लगा रहे हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दैट रोप, राइट। सो इन बोथ द केसेस, बी इट द फुटबॉल, बी इट द वेल, यू आर अप्लाइंग फोर्स विच इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। जब कॉन्टैक्ट फोर्स को फर्दर डिवाइड किया गया, तो वहां पे हमने देखा कि वो मस्कुलर फोर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, वो फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, और वो मैकेनिकल फोर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि डिफरेंट मशीन्स जो होती हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे होते हैं, वो आपका मैकेनिकल फोर्स हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे तरीके के फोर्सेस की, तो वो है नॉन कॉन्टैक्ट, यानी कि यहाँ पे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट होगा ही नहीं, बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में नहीं भी होंगी ना, तो भी वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ड्यू टू चार्जेस जो होते हैं बिटवीन द डिफरेंट बॉडीज, तो ये फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अब अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले अबाउट वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज योर मस्कुलर फोर्स, ठीक है। मस्कुलर कहाँ से आया है? मसल्स, है ना, हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनकी मदद से
जो भी फोर्स आप अप्लाई करते हो, चाहे खुद की बॉडी पे करो या किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे करो, उन सभी फोर्सेस को हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं? ये मसल्स कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, यानी कि ये अपनी लेंथ में छोटी और बड़ी होती रहती हैं और इनका यही एक्शन परफॉर्म करना इन्हें मदद करता है फोर्स अप्लाई करने के लिए। ठीक है, so the force, muscular force is generated by our muscles when they contract and exert a push or a pull on an object, right? आप इस फोर्स का इस्तेमाल बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए करते हैं अपनी डेली जिंदगी में। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, राइटिंग, इट कुड बी एनीथिंग, जंपिंग, स्विमिंग, कुछ भी हो सकता है, बट आप ऑलमोस्ट हर केसेस में अपने मस्कुलर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंडली, वहीं अगर हम बात करें द सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक वो फोर्स है जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। ठीक है, सो इट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट, जो कि एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में, हेंस दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये रेजिस्ट करता है, यानी कि रोकता है मूवमेंट को ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो होता क्या है बेटा, बेसिकली आप किसी भी सरफेस को देखिए, कोई ना कोई इरेगुलरिटीज, असमानताएं उस सरफेस में होंगी। ठीक है, सो लेट्स सपोज मैं अपनी जमीन को इस तरीके से ले लेती हूँ, उसमें इस तरीके की कुछ इरेगुलरिटीज हैं, है ना, स्मूथ सरफेस तो है नहीं। और अगर आपने शू पहना है, शूज में भी कुछ इसी तरीके की इरेगुलरिटीज हैं। तो जब आप इसी शू की मदद से सरफेस पे पैर रखते हैं तो ये इरेगुलरिटीज एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर शू एंड दिस इज द इरेगुलरिटी ऑफ द ग्राउंड, सो दे बेसिकली इंटरलॉक विद वन अनदर। और ये इतना अच्छा इनका इंटरलॉकिंग कई बार होता है कि आप फर्दर कोई स्टेप ना ले पाए, ये इंटरलॉकिंग आपको रोकने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस मैन इज ट्राइंग टू पुल द बॉक्स टुवर्ड्स हिमसेल्फ, बट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इस बॉक्स की इरेगुलरिटीज और इस ग्राउंड की इरेगुलरिटीज जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन आ रहा है, उसे मोशन को यहां नहीं इस तरफ फोर्स अप्लाई करके रोकने की कोशिश कर रहा है कि ये मूव हो ही ना, राइट, कि मूव हो ही ना पाए। तो आप क्या करोगे, जब आपको मूव करना है आगे, आपको तो चलना है ना, आप ये थोड़ी ना कि आप ग्राउंड की वजह से रुक जाओगे या फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, आप और ज्यादा फोर्स लगा के आगे चलने का मूव करोगे। यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है मूव करने के लिए। ठीक है, ये आपने बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल में देखा होगा कि जब आप किसी बॉल को किक करते हो, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, इवन दो आप खुद जाके उस बॉल को नहीं रोक रहे, वो बॉल एक पॉइंट पे आके खुद रुक जाती है, इट स्टॉप ऑन इट्स ओन। दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज बीन अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द बॉल। ठीक है, आपने एक चीज और देखी होगी कि जब हम कैरम खेलते हैं, वी यूजुअली पुट पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड ताकि जो गीटियां हैं वो बहुत ही स्मूथली इधर से उधर मूव करें, राइट, एंड वी आर एबल टू प्ले इन अ मच बेटर वे। तो आपने वो जो पाउडर डाला, आपने क्या किया, आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम किया ताकि मूवमेंट आसानी से हो पाए। आपने देखा होगा कि जब फर्श पे कोई गीली चीज गिर जाए, जैसे कि पानी या तेल या पेट्रोल या डीजल, तो काफी स्लिपरी हो जाता है, चल नहीं पाते उस पे। क्यों? क्योंकि वो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम कर देते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी किसी सरफेस पे, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, आपको फिर अपने एंड से उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा टू बेसिकली मूव, राइट। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे, जिसका फर्स्ट टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बेटा हमेशा ही एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी कि हमेशा आपको अपनी तरफ पुल ही करेगा। और ये एक ऐसा फोर्स है जो इस यूनिवर्स में मौजूद हर ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट कर रहा है, राइट। हमें पर से दिखाई नहीं देता अपनी नेकेड आई से उतनी प्रोमिनेंटली, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस, मास, डिस्टेंसेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट इट एक्ट्स बिटवीन एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट कर रहा है। मेरे और इस बोर्ड के बीच में भी, मेरे और इस पेन के बीच में भी, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। जब अर्थ ये फोर्स किसी बॉडी पे लगाती है
तो हम उसे स्पेसिफिकली ग्रेविटी बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी चीज आप हवा में फेंकें, ठीक है, वो हमेशा लौट के वापस जमीन पे ही आती है, बिकॉज द अर्थ with the help of gravitational force or with the help of gravity is pulling that object towards itself। आपने देखा होगा सर आइजैक न्यूटन के भी सर पे एप्पल ही गिरा था, वहीं से ही फोर्स की उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स और खोज करनी शुरू की, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। आपने ये भी देखा होगा कि जो पत्तियां या जो फल होते हैं वो किस पेड़ कितना ही ऊंचा क्यों ना हो आके नीचे ही गिरती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सेकेंडली एक और तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो कि होता है मैग्नेटिक फोर्स, जो कि एक मैग्नेट लगाता है डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स पे, यानी कि वो मटेरियल्स जो एक मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएं। तो जरूरी नहीं कि एक मैग्नेट को फिजिकली आयरन नेल से कॉन्टैक्ट ही करना पड़े। अगर लेट्स सपोज ये एक आयरन नेल है और मैं मैग्नेट को यहां भी लेकर आऊं, एंड इवन व्हेन दे आर नॉट फिजिकली टचिंग ईच अदर, दिस मैग्नेट विल अट्रैक्ट द नेल टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है ये और रिपल्शन भी होता है। अनलाइक ग्रेविटेशनल, यहां पे हो सकता है मैग्नेट पुश भी करे, इन विच कंडीशन आई विल टेल यू, बाय अ मैग्नेट ऑन अदर मैग्नेटिक मटीरियल्स, ठीक है। तो जब भी एक मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर अ मैग्नेटिक मटेरियल इट अट्रैक्ट्स इट टुवर्ड्स इटसेल्फ। लेकिन अगर आप एक मैग्नेट को खुद देखें, मैग्नेट के दो हिस्से होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अगर आप दो सेम हिस्सों को एक साथ ले आओ तो वो एक दूसरे को अपने से पुश करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर धकेलते हैं। और अगर आप दो अलग अलग हिस्सों को साउथ और नॉर्थ या नॉर्थ और साउथ को लेकर आओगे तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स में पुल और पुश दोनों ही हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में पुल ही होता है, अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, ठीक है। चलो अब हमारा सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीटेड है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर लास्ट एंड फाइनल चैप्टर विच इज आवर लाइट, ठीक है। तो लाइट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। लाइट की अगर बात करें बेटा, तो जैसा मैंने कहा इट इज समथिंग दैट वी आर एनकाउंटरिंग ऑन अ डेली बेसिस। आप डेली बेसिस पे रोशनी को एनकाउंटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इसकी मदद से ही आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो हो पा रही हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय लाइट? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा है एक तरीके की, ठीक है। एंड एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी अलाउज अस टू डू वर्क, हमें काम करने के लिए अलाउ करती है, ठीक है। तो लाइट एनर्जी किस चीज के लिए अलाउ कर रही है? हमारी आंखों को देखने का काम करने के लिए। इट इनेबल्स अस टू सी, ये वर्क कर रहे हैं हम एनर्जी ऑफ द लाइट की मदद से, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, योर आईज आर वर्किंग परफेक्टली फाइन, राइट? But if I tell you that I have kept you in a room which is absolutely dark, there is no source of light in that room, and I tell you to spot a green ball which has been kept in that room, will you be able to do it? Yes or no? Your eyes are working fine, so you should be able to see it. अगर आंखों का ही रोल है, आंखों का ही काम है देखने का, खुद ब खुद वो कर लें? नहीं कर सकते, बिकॉज उन्हें एनर्जी ही नहीं मिल रही। आप अगर आज की डेट में पूरे दिन में खाना ना खाओ, क्या आप बिस्तर से उठ पाओगे? For you to be able to do your daily work, you need food in your body. For our eyes to do their work of seeing, they need energy from the light, right? तो दो main important points क्या हुए? Light is a form of energy और वो हमें काम करने के लिए allow करती है देखने का, ठीक है? Secondly, it travels as a wave. Wave के form में travel करती है, ठीक है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, एंड इन मोस्ट केसेस एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है, जो आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं एक सीधा सीधा पाइप इस तरीके से रख देती तो ये आदमी फिर भी इस कैंडल को देख पाता, लेकिन अगर इसी पाइप को मैं थोड़ा सा बेंड कर देती और फिर इस कैंडल को यहाँ रखती, सो इट वुड हैव बीन नॉट पॉसिबल फॉर द पर्सन टू लुक एट दिस कैंडल। क्यों? क्योंकि लाइट को तो सीधी रेखा में जाना था ना, लेकिन आपने तो यहाँ पे पाइप को बेंड कर दिया और वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है, राइट। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है जो लाइट ट्रैवल करते हुए परफॉर्म करती है। क्योंकि बेटा देखो, लाइट जब ट्रैवल कर रही है तो ऐसा तो है नहीं कि उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहे या कोई चैलेंजेस नहीं आ रहे या कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एयर के थ्रू ही लाइट का ट्रैवल ले लें तो एयर में बहुत से डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो एक लाइट रे
जो सीधी चलती तो रहनी चाहिए थी, लेकिन उसके रास्ते में एक डस्ट पार्टिकल आ जाए, द मोमेंट इट विल हिट दिस डस्ट पार्टिकल, दिस रे ऑफ लाइट, वो इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, इट विल गेट स्कैटर्ड, बिखर जाएगी हर डायरेक्शन में। और जब वो बिखरेगी और बाकी जो आसपास ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उन पे जाके हिट करेगी और फिर हमारी आंखों की तरफ लौट के आएगी, दैट इज व्हेन वी आर एबल टू सी दोज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो स्कैटरिंग इज व्हेन द लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग hits an obstacle. This obstacle, for example, can be a dust particle. It gets scattered or distributed in every direction. For example, एक बहुत ही interesting fact note कीजिए, this blue color of the sky that you see is because of this scattering. ठीक है, the different color of the sky at different times of the day that you are able to see is because of scattering. क्योंकि जो आपकी white light होती है ना बेटा, जो आपकी white light है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है 7 कलर्स की। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, जिन्हें आप रेनबो में देखते हैं, जिन्हें आप एक और नाम से जानते हैं विबग्योर, है ना। तो क्या होता है, जब लाइट ट्रैवल कर रही होती है एयर के थ्रू, उसके डस्ट पार्टिकल्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सारी कलर्स को स्कैटर कर रही होती है, बिखेर रही होती है। डिपेंडिंग क्या टाइम ऑफ द डे है, क्या डिस्टेंस है, कई बार ब्लू कलर इतना ज़्यादा स्कैटर हो जाता है या बिखर जाता है कि आपको पूरी की पूरी स्काई नीले रंग की नज़र आती है। कई बार ऑरेंज या रेड कलर इतना ज़्यादा बिखर जाता है कि आपको ऑरेंज और रेड कलर की नज़र आती है, बट होता स्कैटरिंग की वजह से ही है। ठीक है, राइट। सो अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ डज लाइट ट्रैवल? लाइट चलती कैसे है? ठीक है, डज इट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, या इसका कोई रैंडम मोशन है, मतलब कैसे भी ट्रैवल कर रही है, फर्क ही नहीं पड़ रहा, सर्कुलर मोशन में यानी कि गोल गोल जा रही है, और नन ऑफ द अबव। क्विकली आंसर, क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सॉरी, हाउ डज लाइट ट्रैवल? सो इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी हम पढ़ के आए हैं वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, राइट। ठीक है, अब हमारे चारों तरफ हमें रोशनी किन किन चीजों से, किन ऑब्जेक्ट से मिलती है, उन ऑब्जेक्ट्स को बनाया किसने है, इस बेसिस पे हमने सोर्सेज ऑफ लाइट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एंड दीज सोर्सेज कैन ईदर बी द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कि द सोर्सेज विच हैव बीन मेड बाय नेचर इटसेल्फ, जिन्हें हमें नेचर ने ही दिया है, दैट इज देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। यहाँ पे किसी भी तरीके से किसी भी इंसान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, राइट। एग्जाम्पल्स कैन बी सन, द वेरियस डिफरेंट स्टार्स, फायरफ्लाइज। आपने बहुत सी जेली फिशेज भी देखी होंगी जो जिनमें से लाइट निकलती है। ठीक है, आपने बहुत से वर्म्स भी देखे होंगे जिन्हें हम ग्लो वर्म्स बोलते हैं, जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है। इन्हें हमने नहीं बनाया, नेचर ने ही बना के दिया है। ठीक है, वहीं पर दूसरे तरीके के जो सोर्सेज हो सकते हैं वो हैं जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, या फिर इन्हें आप एक और नाम से जानते हैं मैन मेड और ह्यूमन मेड, यानी कि वो सोर्सेज ऑफ लाइट जिन्हें हमने अपने पर्पस और अपनी नीड के लिए बनाया। फॉर एग्जाम्पल कैंडल, फॉर एग्जाम्पल लैम्प, फॉर एग्जाम्पल बल्ब, ट्यूबलाइट, हमारे फोन्स की फ्लैश लाइट, टॉर्च, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, राइट, कि बेस्ड ऑन उस ऑब्जेक्ट को बनाया किसने है। अब अगर बात करें कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइट के साथ बिहेव कैसे करते हैं, क्या वो लाइट को मिलने पे उसके लिए पूरा दरवाजा खोल के उसे अपने आर पार जाने देते हैं, क्या वो लाइट के उनका दरवाजा खटखटाने पे जाने तो देते हैं पर पूरी लाइट को नहीं जाने देते, या कई बार लाइट उनके दरवाजे पे आके नॉक करती है, वो कंप्लीटली इग्नोर ही कर देते हैं, वो दरवाजा खोलते ही नहीं। इस बेसिस पे हमने ऑब्जेक्ट्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि जब लाइट यहाँ पे नॉक करती है इनके दरवाजे पे, ये पूरा का पूरा दरवाजा खोल के पूरी लाइट को पास होने देते हैं अपने थ्रू। ठीक है, राइट। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि जब लाइट इनके दरवाजे पे नॉक करती है तो दरवाजा तो खोलते हैं बट बहुत ही हल्का सा खोलते हैं, जरा सा दरवाजा खोलते हैं तो थोड़ी बहुत ही लाइट यहाँ पे आ पाती है। सो सम लाइट पासेस स्ट्रेट थ्रू एंड चेंजेस डायरेक्शन। ठीक है, तो कुछ लाइट आ पाती है। तो जहाँ ट्रांसपेरेंट के केस में आपको दूसरी तरफ सारी चीजें क्लियरली नजर आती हैं,
वहीं ट्रांसलूसेंट के केस में आपको कई बार चीजें ब्लर्ड नजर आती हैं, यानी कि धुंधली धुंधली नजर आती हैं। और वहीं अगर हम तीसरे ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो है आपका ओपेक, जो कि जब लाइट दरवाजा खटखटाती है तो बिल्कुल ही दरवाजा नहीं खोलते और थोड़ी सी भी लाइट को नहीं जाने देते, नो लाइट कैन पास थ्रू, राइट, ठीक है। और यही वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अल्टीमेटली आपके शैडोज बनाते हैं, ठीक है। यही वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपकी परछाई बनाते हैं। वन ऑफ द शार्पेस्ट शैडोज ओपेक ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं। ट्रांसलूसेंट भी बना सकते हैं लेकिन उतनी शार्प नहीं। अब अगर हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ट्रांसपेरेंट के केस में आपका ग्लास, ठीक है, आपके स्पेक्टिकल के लेंसेज, एयर, वाटर ड्रॉपलेट, ये सारे क्या एग्जाम्पल हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के, है ना। इनके आर पार आप देखें तो आपको सब कुछ बहुत क्लियरली नजर आता है। वहीं अगर हम ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल लें तो इसमें आपका फ्रॉस्टेड या एक ऐसा ग्लास जिसमें स्मोक या धुआं कवर हो गया है, स्मोक ग्लास, ठीक है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में जब मिस्ट या फॉग कलेक्ट हो जाता है शीशे पे तो आप उतने ढंग से देख नहीं पाते। एक पतली सी थिन प्लास्टिक शीट, ठीक है, उसके थ्रू भी दिखाई तो देता है लेकिन उतनी क्लियरली नहीं नजर आता, राइट। ऑयल जार के थ्रू अगर आप देखें या बटर पेपर के थ्रू अगर आप देखें, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की। दिखाई तो देगा पर क्लियरली नहीं, काफी हद तक धुंधला धुंधला नजर आएगा। वहीं अगर हम बात करें ओपेक ऑब्जेक्ट्स की तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स में आपकी टेबल, पेन, पेंसिल, राइट, ब्लैक बोर्ड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स के। इनफैक्ट अगर आप देखें मोस्टली हमारे चारों तरफ हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स के ही, ठीक है। और यही वो ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें जब लाइट के सामने रखा जाएगा तो ये लाइट को तो अपने थ्रू जाने तो देंगे ही नहीं, वो तो डेफिनेटली श्योर है, लेकिन अपनी खुद की परछाई भी बनाते हैं, राइट। जहां पे अब हम पढ़ेंगे शैडोज के बारे में। सो शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। And what can this object be? It could either be an opaque object or a translucent object, क्योंकि यही दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ओपेक तो बिल्कुल ही नहीं जाने देता, तो शार्पेस्ट शैडो ओपेक ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। वहीं पे ट्रांसलूसेंट थोड़ी बहुत लाइट जाने देता है पर जो वो ब्लॉक कर रहा है उतना पार्ट की शैडो बनके तैयार हो जाती है, राइट। सो अ शैडो इज फॉर्म when an object obstructs the path of light, यानी कि रोकता है, स्टॉप करता है लाइट को जाने से अपने थ्रू, एंड रिजल्टिंग इन एन एरिया ऑफ डार्कनेस। तो ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी है, उसकी शैडो आपको मोस्टली ब्लैक ही नजर आएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशल केसेस, राइट। उसकी शैडो आपको ब्लैक ही नजर आएगी। नाउ 3 कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस को जब आप फॉलो करोगे, जिन कंडीशंस को, तभी आपको परछाई बनती हुई नजर आएगी। व्हाट आर दोस 3 कंडीशंस? सबसे पहली चीज, आपके पास होना चाहिए एक लाइट सोर्स। यू शुड हैव अ लाइट सोर्स। जब तक लाइट सोर्स नहीं होगा क्या फायदा, कोई लाइट ही नहीं है तो ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक किसको करेगा और शैडो भी नहीं बनेगी। अब ये लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, बट एक लाइट होनी चाहिए। सेकेंडली, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट का ओपेक या ट्रांसलूसेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसी केसेस में हमारी शैडो बनके तैयार होगी, राइट। और एक स्क्रीन होनी चाहिए जहां पे शैडो फॉर्म हो सके। जैसे कि आपने अपनी खुद की शैडो कई बार दीवार पे बनती हुई देखी है, सो द वॉल बिहेव्स एज अ स्क्रीन। कई बार ग्राउंड पे बनते हुए देखी है, सो द ग्राउंड इज बिहेविंग एज अ स्क्रीन। बट कोई स्क्रीन होनी चाहिए जहां पे शैडो को देख सकें, ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओपेक ऑब्जेक्ट forms a shadow when placed in the path of light because light। जब हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट के रास्ते में रखते हैं तो वो लाइट को क्या करता है? What does it do with the light? The light gets reflected, लाइट पास नहीं हो पाती उसके थ्रू, do not pass through it, act as a source और is a form of energy। जल्दी से बताइए, जब हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट को
एक ओपेक ऑब्जेक्ट एक शैडो फॉर्म करता है जब हम उसे लाइट के पाथ में रखते हैं, बिकॉज लाइट के साथ वो क्या करता है, व्हाट डज इट डू विद द लाइट, इट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। लाइट ने तो आके बहुत ही अच्छे से उसका दरवाजा खटखटाया, बेल भी बजाई, बोला भी कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूं, बट वो ऑब्जेक्ट ना ही उसे गिफ्ट चाहिए और ना ही वो इस मूड में है कि वो एंटरटेन करे अपने गेस्ट को, तो वो दरवाजा खोलता ही नहीं। ठीक है, चलो। Now students, since we have completed the 3 most important chapters, what we are assuming are going to be for you as far as your final exams are concerned, right? तो उन्हीं के बेसिस पे जो भी लर्निंग हमने अभी तक की है वही क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। मेरी बस एक सिंसियर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑनेस्टली आप वीडियो को देखते हुए प्लीज़ उसे पॉज कीजिएगा हर क्वेश्चन मेरे पढ़ने के बाद, और इससे पहले कि मैं आंसर शो करूँ, यू आंसर इट इन द कॉमेंट बॉक्स। Right? So all the best for the quiz students. Moving on with the first question. Right. So broke the stem of a plant as shown in the picture. किसी बच्चे से गलती से ये जो stem है ना इस plant की टूट गई, right? तो यहाँ पे ये टूट गई। अब कुछ दिन बाद हमने देखा कि why did the plant die 2 days later? 2 दिन बाद हमें दिखाई देता है कि वही सेम पौधा बेचारा गुजर गया। ठीक है, तो क्या रीजन हो सकता है? It really liked the stem, क्योंकि उसे स्टेम इतनी पसंद थी कि उसके गम में गुजर गया, राइट। सेकेंड, द प्लांट कुड नॉट ट्रांसपोर्ट फूड मेड बाय द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। जो उसकी पत्तियों ने खाना बनाया ना, अब स्टेम तो टूट गई, तो वो खाना फिर रूट और बाकी सारे पार्ट्स तक कैसे जाएगा, तो उस वजह से वो प्लांट मर गया। थर्ड रीजन क्या दे रहे हैं, द प्लांट कुड नॉट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। जो ये रूट, जो ये जड़ें यहाँ इस इस मटकी में नीचे, इस पॉट में नीचे प्रेजेंट है मिट्टी के, वो उन्होंने जो पानी अब्जॉर्ब किया मिट्टी से, वो स्टेम लीव्स तक, फ्लावर्स तक, फ्रूट्स तक नहीं पहुंचा पाया, इसलिए प्लांट मर गया। सो व्हाट कुड बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस फॉर द डेथ ऑफ प्लांट आफ्टर 2 days? जल्दी से बताइए। Select that option which gives you both the reasons as the correct one, or all the 3 reasons as the correct one. ठीक है, so definitely 2 and 3, क्योंकि बेटा plant और for that matter stem का one of the most important function जो था वो था transportation का, transportation of what? Of both food and water, right? तो अगर आप stem को ही तोड़ दोगे, मार दोगे, तो ये transportation हो ही नहीं पाएगा। चलो next question. Why we sprinkle talcum powder on a carom board? क्यों हम पाउडर डालते हैं कैरम बोर्ड पे खेल शुरू करने से पहले? टू रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए, टू रिड्यूस ग्रेविटेशनल फोर्स को कम करने के लिए, टू रिड्यूस इलास्टिक फोर्स को कम करने के लिए, या टू रिड्यूस मस्कुलर एनर्जी, मसल की द्वारा लगाई गई एनर्जी को कम करने के लिए। क्या रीजन हो सकता है फॉर पुटिंग टैल्कम पाउडर ऑन दी बोर्ड, कैरम बोर्ड? डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स को, है ना। हम क्या कर रहे हैं पाउडर डाल के, हम सरफेस की जो स्मूथनेस है, राइट, स्मूथनेस है, उसे हमने इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट, कम हो गया, और इसकी वजह से मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, ताकि हमारी गीटियां जो हैं वो आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकें, राइट। स्मूथली दे आर मूविंग, दे आर ग्लाइडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द कैरम बोर्ड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल यानी कि नेचर ने ही दिया है हमें। कैंडल, बल्ब, ट्यूबलाइट और फायरफ्लाई। क्या एग्जाम्पल हो सकता है ऑफ अ नेचुरल सोर्स ऑफ? दिस इज अ वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, डेफिनेटली इट्स अ फायरफ्लाई, राइट। आप फायरफ्लाई को एक और नाम से जानते होंगे, जुगनू। जो इंसेक्ट्स होते हैं ना छोटे छोटे, जो बेसिकली ग्लो करते हैं, जिनमें से लाइट निकलती है, उन्हीं की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द लीव्स ऑफ अ प्लांट in the presence of sunlight absorbed by chlorophyll is called। वो प्रोसेस जहां पे प्लांट की पत्तियां सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल अपना खाना बनाती हैं, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? जर्मिनेशन,
ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, बोथ बी एंड सी। याद कीजिए क्या नाम दिया हमने, वी हैव गिवन इट द नेम ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। जर्मिनेशन बेसिकली होता है व्हेन द सीड बेसिकली ओपन्स एंड गिव्स राइज टू अ न्यू सीडलिंग और अ न्यू बेबी प्लांट, है ना। ट्रांसपिरेशन क्या था, लॉस ऑफ वाटर या स्वेटिंग ऑफ प्लांट फ्रॉम देयर लीव्स, राइट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ। एक तरीके से जब प्लांट अपने आप को कूल करना चाहता है या अपना वेस्ट रिमूव करना चाहता है तो वो स्वेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है, जब आप खाना बनाते हैं, जब लीव्स खाना बनाती हैं, सॉरी, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके, ठीक है। मूविंग अहेड, राहुल इज अप्लाइंग फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इन द सेम, प्लीज फोकस ऑन दिस वर्ड, डायरेक्शन। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डैश। राहुल एक ऑलरेडी मूविंग बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिसमें वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसकी गति पे क्या असर होगा, इट रिमेन्स द सेम, स्पीड चेंज नहीं होगी, डिक्रीजेस यानी कि कम हो जाएगी, समटाइम्स इंक्रीज होगी, कभी तो इंक्रीज हो जाएगी, एंड समटाइम्स डिक्रीज, कभी वो घट जाएगी, और इट विल इंक्रीज, क्या होगा, सेम दिशा में ऑब्जेक्ट जिस दिशा में मूव कर रहा है उसी दिशा में भी फोर्स लगाया जा रहा है, तो स्पीड पे क्या असर पड़ेगा, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज, राइट, द स्पीड विल इंक्रीज। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट की बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल, ट्रेसिंग पेपर, ब्रिक, बुक, ग्लास। What can be the best example of a translucent object? Remember, we learned about translucent object. कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये, कि लाइट जब इनके दरवाजे पे खटखटाती है तो ये बहुत ही हल्का सा दरवाजा खोलते हैं ताकि थोड़ी सी लाइट जा पाए, बाकी लाइट को नहीं जाने देते। तो हमें दूसरी तरफ का जो भी सीन है वो दिखाई तो देता है बट ब्लर्ड, धुंधला हुआ नजर आता है, राइट। सो डेफिनेटली द एग्जाम्पल और द बेस्ट एग्जाम्पल इज ट्रेसिंग पेपर। आप इसी पेपर की मदद से आप ट्रेस कर पाते हो ना चीज़ों को, इवन इफ यू कीप इट ऑन अ book or a notebook, you are able to see what is written on that book or notebook through this paper, not that clearly but yes, faint outline you are able to see, ठीक है। next question, the flat green part of a leaf is called as, याद है मैंने कहा था palm, जैसे आपका palm है उससे imagine करो, I told you this, right, veins, lamina, midrib और petiole। क्या होता है फ्लैट मेन पार्ट ऑफ अ लीफ, द एंटायर सरफेस, द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ इज बेसिकली द लैमिना, राइट। मिडरिब आपकी जो मेन प्रॉपर जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मिडिल लाइन होती है जनरली, उससे निकलती हुई वेन्स होती हैं कई बार, और पीटियोल इज दैट पोर्शन जिसकी मदद से एक लीफ स्टेम से अटैच्ड होती है, राइट। इट इज दैट लिटिल स्टॉक दैट यू आर एबल टू सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which force is responsible for sticking of fridge magnet to the refrigerator door? आपने देखा होगा आपके घरों में भी कहीं ना कहीं आपने अपने रेफ्रिजरेटर में कुछ फ्रिज मैग्नेट्स उसके डोर पे लगा रखे होंगे, राइट। कुछ ईयरफोन्स भी आजकल होते हैं जिसमें आप दोनों ईयरबड्स को पास लाते हो तो वो एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं। तो इनके पीछे कौन सा मेजर फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और नन ऑफ द अबव। आंसर क्वेश्चन में ही है, अगर आप क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ लें यू विल वेरी इजीली बी एबल टू आंसर। डेफिनेटली इट इज magnetic force, the force which is being applied by magnet on different magnetic materials, right? Now students, finally we have come to an end on with today's session. यहाँ हमने कोशिश की है कि आपके ग्रेड 4 में आने वाले कुछ मेन चैप्टर्स को वन शॉट के फॉर्म में आपके लिए प्रेजेंट करना। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करे। ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड इज कि आप कोशिश कीजिएगा ऑनेस्टली आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, राइट। एंड प्लीज़ स्टडी केयरफुली एंड ऑनेस्टली एंड बहुत ही मेहनत कीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एग्जाम्स आ रहे हैं, डरना नहीं है। बिलीव इन योर ओन प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई विल मीट यू सम अदर टाइम। बाय एवरीवन।